हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विठल। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कुछ कमेंट्स किए जो बहुत अच्छे थे, बहुत इंस्पायरिंग थे। सो मैं उन सबको थैंक यू बोलती हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। बट फॉर द कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही। अगर दही नहीं होती, कंडीशनल टाइप थर्ड, ही कुड नॉट relish हिज लंच। relish होता है जैसे स्वाद लेकर खाना, मज़े लेकर खाना, इंजॉय करना किसी चीज़ को। तो वो अपने लंच का मज़ा नहीं ले सका होता। ये पास्ट की बात कर रहा है कि ये काम हो चुका, मतलब दही नहीं थी। तो अगर सॉरी, दही थी, अगर नहीं होती तो वो अपने लंच का मज़ा नहीं ले सका होता। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। ही कुड नॉट हैव, क्योंकि हम पास्ट में काम के पूरा हो चुकने की बात कर रहे हैं कि वो पास्ट में ऐसा नहीं कर सका होता। ही कुड नॉट हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है relished हिज लंच। यू आर मोर अनरीजनेबल दैन लॉजिकल। तुम ज़्यादा अनरीजनेबल हो, मतलब तुम लॉजिकल उतने नहीं हो, तुम्हारे तर्क उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि तुम अनरीजनेबल हो। जब एक ही व्यक्ति के दो गुण या दोषों का कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हमेशा मोर लगाया जाता है। मतलब अगर यहाँ पर ई आर लगने की पॉसिबिलिटी हो तब भी ई आर नहीं लगाया जाता। वैसे तो इस एडजेक्टिव के पीछे ई आर लग ही नहीं सकता। जैसे अगर यहाँ पर टॉलर होता, मतलब हमें टॉलर लिखने की ज़रूरत होती, तो हम टॉलर लिखने की बजाय मोर टॉल लिखते। मतलब उसमें वो ई आर वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम एक ही पर्सन के दो गुण या दोषों का कंपैरिजन कर रहे हैं। सो यू आर मोर अनरीजनेबल दैन लॉजिकल। सो देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर विच इंडिया हैज़ एवर विटनेस्ड। मतलब वो सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक है जिसे कि इंडिया ने कभी विटनेस किया है, देखा है। शी इज़ वन ऑफ द, अब ये इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए कि वन ऑफ द के बाद ये नाउन प्लूरल होगा हमेशा। ये 99 पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल नहीं लिखते, क्योंकि उनको लगता है कि वन की बात हो रही है। आप ये देखो, यहाँ पर आ रहा है में से, तो अगर एक में से ही एक है तो फिर हमें ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो हम सीधे लिखें वन एक्टर। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, यहाँ ऐसा आना चाहिए। और अगर मान लिया इसके तुरंत बाद कोई वर्ब लगाने वाला सेंटेंस है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा, एक्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। शी इज़ वन ऑफ द वन ऑफ द एक्टर्स वॉज, यहाँ पर वॉज आएगा अगर मतलब हमें कोई ऐसा सेंटेंस बनाना पड़े कि जहाँ वर्ब लगाना है। सो शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, ये वाले पैटर्न में ना, कि आज तक जितने भी हुए हैं उसमें डब्ल्यू एच फैमिली की बजाय दैट यूज़ किया जाता है। विच तो वैसे भी पर्सन के लिए नहीं आता, हु आता है, बट यहाँ पर द बेस्ट एंड द सेफेस्ट ऑप्शन इज़ दैट। सो शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। अब अगर हम यहाँ कुछ भी ना लगाएं तब भी चलेगा। हमारा मकसद है कि इसके बारे में बताने के लिए अगर क्लॉज आ रही है, यानी एक मिनी सेंटेंस आ रहा है, उसके पास अगर अपना सब्जेक्ट है तो हम यहाँ कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। और अगर लगाना है तो दैट इंडिया हैज़ एवर विटनेस्ड, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी नहीं बनता। जब भी आप ये कहते हैं कि आज तक जितने भी प्लेयर्स हुए हैं, ए बी सी जो भी है वो प्लेयर सबसे अच्छा है, तो उसमें एवर शब्द का इस्तेमाल ज़रूर होता है। एवर मीन्स कभी, जो कि इंडिया ने कभी देखा है, यानी आज तक देखा है। द मोर हॉटर द फूड इज़, जितना ज़्यादा गर्म भोजन होता है। अब इसमें क्या है, द के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। हम क्या कर रहे हैं, डबल कंपैरेटिव, मतलब ई आर भी लगा दिया, मोर भी लगा दिया। मोर हम तब लगाते हैं जैसे जिस एडजेक्टिव के बाद ई आर नहीं लग सकता। तो यहाँ पर तो हॉट के बाद हमने ई आर ऑलरेडी लगा दिया है और लगता है, तो ये नहीं आना चाहिए। द हॉटर द फूड इज़, जितना ज़्यादा गर्म खाना होता है। द, अब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगानी चाहिए, सॉरी। द टेस्टियर, वाई का आई हो जाएगा और पीछे ई आर आएगा। द टेस्टियर इट इज़, उतना ही ज़्यादा टेस्टी इट इज़ वो होता है, यानी फूड।
हाउसएवर आई एम लेट, भले ही मैं कितना भी लेट क्यों ना हूँ, तो हाउसएवर के फ़ौरन बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, फिर सेंटेंस शुरू होता है। सो हाउ हिंदी में जैसे हम बोल रहे हैं चाहे मैं कितना ही लेट, तो कितना ही के बाद जो वर्ड है वो यहाँ आना चाहिए। हाउसएवर लेट आई एम, आई विल नॉट मिस एनीथिंग। आई के साथ वैसे तो शेल यूज़ किया जाता है लिखने में, स्पोकन में हम हर जगह आई के साथ विल लगा, सबके साथ विल लगा देते हैं विदाउट एनी स्पेशल रीज़न और पर्पस। लेकिन लिखने में अगर हम आई के साथ विल लगा रहे हैं या वी, मतलब जब हम अपनी बात कर रहे हैं और विल लगा रहे हैं, दैट मीन्स हम उस बात पर जोर देकर कह रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, जोर देकर कह रहे हैं आई विल नॉट मिस एनीथिंग, यानी मेरा तो कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं चाहे कितना ही लेट क्यों ना हो जाऊँ, मेरा तो कुछ भी मिस नहीं होगा। अब ये मान लिया हो सकता है कि टीचर के साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें बाद में करवा देंगे, या हम क्लास के बाद बैठकर अपना काम पूरा कर लेंगे, मतलब कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मैं कुछ भी मिस नहीं करूँगा, चाहे मैं कितना भी लेट क्यों ना हो जाऊँ। मैक्सिमम बाय 10 o'clock द फूड शुड बी सर्व, सर्व होता है परोसना, द फूड शुड बी सर्व्ड, ये तो ठीक है कि खाने को परोस दिया जाना चाहिए हद से हद 10 बजे तक। जब आप टाइम की हद बता रहे हैं कि इतने बजे तक, तो मैक्सिमम कभी भी नहीं आता। मैक्सिमम आता है जब आप किसी चीज़ की संख्या की हद बता रहे हैं, जैसे हद से हद आप लाइब्रेरी से 2 किताबें एक वक्त पर ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वक्त की हद बताने के लिए लेटेस्ट, यानी जब हम कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, सो लेटेस्ट बाय 10 o'clock द फूड शुड बी सर्व्ड। एब्जॉर्बिंग एज वॉज द स्टोरी, एब्जॉर्ब एक तो होता है सोखना, जैसे इंक जो है वो पेपर जो है वो इंक को सोख लेता है, स्पॉन्ज जो है वो पानी को सोख लेता है, और एब्जॉर्बिंग जो हमारे पूरे ध्यान को ही खींच लेता है, सोख लेता है। तो कोई भी चीज़ अगर एब्जॉर्बिंग है तो यानी उसने हमको पूरी तरह से मगन कर लिया, उसने हमारा सारा का सारा ध्यान खींच लिया। एब्जॉर्बिंग एज के बाद सेंटेंस सिंपल आता है, एज द स्टोरी वॉज, मतलब इंटरेस्टिंग तो थी ही स्टोरी। आई बिकेम अनमाइंडफुल, मैं हो गया बेखबर। अनमाइंडफुल के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है। आई बिकेम अनमाइंडफुल ऑफ द टाइम, कि मैं टाइम के प्रति बेखबर हो गया, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे जाना है या मुझे कोई और काम करना है या मैं लेट हो रहा हूँ। तो वो दिलचस्प तो थी ही, मैं वक्त से बेखबर हो गया। सो इसमें यही गलती है कि एज द स्टोरी वॉज सो अनरीजनेबल। अब आप देखो ये सेंटेंस एडजेक्टिव से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि हम एडजेक्टिव से पहले सो गए, तो हमने क्या करा, इस सेंटेंस को क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया, जबकि हम सिंपल बना रहे हैं, मतलब बात सिंपल बात हो रही है, सिंपल की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा, बट क्योंकि हम सो गए तो हमने ये गलती कर दी। यही इसका पैटर्न है, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैं ऐसा बोलती हूँ हर बार कि सो अनरीजनेबल वॉज द डिमांड। आप इसकी हिंदी भी, मतलब जैसे आप इसकी हिंदी बोल रहे हो ना वैसे इंग्लिश है। इतनी इसकी हिंदी ठीक से करनी आनी चाहिए। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स हिंदी भी ठीक से नहीं करते हैं। इतनी अनरीजनेबल थी डिमांड, इतनी अनुचित थी डिमांड। सो अनरीजनेबल वॉज द डिमांड दैट इट कैन नॉट बी ग्रांटेड। अब ये तो पास्ट की बात कर रहा है कि इतनी गलत डिमांड थी कि उसको मंजूरी नहीं दी जा सकती है, उसको मंजूरी नहीं दी जा सकी। दैट इट कुड नॉट बी ग्रांटेड, ग्रांट मीन्स जैसे एक्सेप्टेंस देना, तो कुड नॉट आना चाहिए। द फ्रंट डोर इज़ बिगर दैन एनी डोर, जो फ्रंट डोर है, सामने वाला जो दरवाज़ा है वो ज़्यादा बड़ा है दैन एनी डोर, किसी भी दरवाजे से, तो वो खुद भी तो दरवाज़ा है। दैन एनी अदर डोर, जब भी जिस चीज़ का कंपैरिजन, मतलब इसका कंपैरिजन अपने ही जैसी चीज़ों से हो रहा है तो अदर लगाना ज़रूरी है। बीइंग वेरी लेट द ट्रेन मैनी पैसेंजर्स वेंट बाय बसेस। अब इसमें हम पहले पीछे वाले को पढ़ेंगे कि बहुत सारे मुसाफिर, बहुत सारे यात्री बसेस से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि ट्रेन लेट थी।
अब यहाँ पर पैसेंजर्स की बात हो रही है, यहाँ पर ट्रेन की बात हो रही है, तो जिसकी बात हो रही है उसको वर्ब से पहले आना चाहिए, तो ट्रेन को यहाँ आना चाहिए। अगर हम ट्रेन को यहाँ नहीं लिखेंगे तो इसका सब्जेक्ट ये मान लिया जाएगा, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका अच्छा और आसान तरीका ये है कि पहले आप इसको पढ़िए, इससे पूछिए क्यों या कब, और इसको टेम्परेरीली कंप्लीट सेंटेंस बनाइए। अगर आपको लगे कि इसमें भी इसी की बात हो रही है तो ठीक है, ये आईएनजी से ही शुरू होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। लेकिन अगर आपको लगे कि यहाँ किसी और की बात हो रही है तो जिसकी बात हो रही है वो यहाँ आना चाहिए। द ट्रेन बीइंग वेरी लेट मैनी पैसेंजर्स वेंट बाय बसेस, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।